हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल रिसर्च एंड एजुकेशन। आज हम न्यू टॉपिक नए प्रोजेक्ट के साथ मैं आई हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था, बहुत दिन पहले मैंने बनाया था ये प्रोजेक्ट भी। तो मैं चाहती कि ये भी टाइम मिले तो आपके साथ शेयर करूँ। तो इसका कोड आपके साथ शेयर करूँगी। बिफोर गोइंग टू विद आई वुड से कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ चाहिए। और मैं ऑन सर्च बेस बनाती हूँ, मैं कुछ भी मतलब ऑन सर्च बेस लाइक अभी प्रोग्रामिंग की तरफ आपके साथ ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वेब डेवलपर के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। और अगर इससे मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आंसर ज़रूर दूँगी। सो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। मैंने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के नाम से एक यूज़र इंटरेक्ट जो कि सबमिशन के साथ है विद वैलिडेशन के साथ, एक मैंने ये फॉर्म बनाया है, क्रिएट किया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस। सो ये किस तरह से वर्क करता है पहले ये आपसे शेयर कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि प्रॉपर इसका वर्क क्या है। देन कोड पे चलेंगे और बताऊंगी कि क्या यूज़ करके मैंने ये इसको बनाया। सो ये विद वैलिडेशन के साथ है, ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म यूज़र इंटरेक्ट। ओके, मैं इस पर ईमेल लिख रही हूँ और देन ये पासवर्ड। ईमेल पे मेरे वैसे तो पासवर्ड और ईमेल दोनों पे मैंने वैलिडेशन लगाया है। ये देखें, मैंने ईमेल पे एट द रेट को इंडिकेट किया। ओके, फॉर ब्रेक। सो ये इसमें से आप कुछ भी ऑनर ले लें, ऑनर चूज़ कुछ भी डिपार्टमेंट। ये मैंने जिसम फाइल इंटरनल एपीआई कॉल आप बोल सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं। ये मैं आपको कोड पे लेके जाऊंगी मैंने किस तरह से किया। ओके ये सबमिट किया एंड द अलर्ट के साथ ये मैसेज आपको आ गया कि यूज़र ने फॉर्म फिल कर लिया। देन ये सबमिट हो गया। और सबमिट पिन कहाँ के है? कंसोल में। ये देखें आपके सामने, ये कंसोल में मैंने जो जो पुट किया वो सारा मेरा कंसोल में पास आ गया। उसमें लिखा गया कि आपने ये मैसेज आपका पहुंच गया। ठीक है, कंसोल में मैंने इसको पास किया। और इस सपोज कि अगर मैं यहाँ पे कुछ एरर लिखती हूँ, ठीक, और पासवर्ड मैंने लिखा हुआ है और फीमेल चूज़ करने के बाद यहाँ से ये दिखा रहने देती हूँ। और यहाँ से कुछ भी मतलब सपोज़ कुछ एक दो चीज़ें छोड़ दी मैंने, उसको पूरा फिल अप नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलता है। अभी कह रहा है प्लीज़ चेक योर फॉर्म फॉर एरर एंड ट्राई अगैन। इसको ये कह रहा है कि अब फॉर्म आपने सही तरह से सबमिट नहीं किया, प्रॉपर उसको पूरा उसको फॉर्म फिल करें, देन ये सबमिट होगा। तो कंसोल में कोई पास नहीं हुआ। ठीक है, कंसोल में कोई भी मैसेज ये जो हमने जो लिखा था, जो उसको हमने छोड़ दिया और जो लिख चुकी हैं वो भी पास नहीं हुआ। ठीक है, एरर मैसेज आ गया। इस हिसाब से मैंने ये फॉर्म बनाया है। ठीक है, चलते हैं कोड की तरफ। जिस तरह पिछली वीडियो पे मैंने आपको बताया था एंगुलर और नोड जेएस का, कि किस तरह से आप फ्रंट एंड के लिए आप एंगुलर या किसी फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप उसको यूटिलाइज़ करके आप बगैर टाइम कंज्यूम किए हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बजाय खुद से आप जिसकी डिज़ाइनिंग करते रहें, उस पर टाइम वर्क जो है ना अपना टाइम ज़ाया करते रहें। तो इस पे मैंने HTML सार्स स्पेशल फ़ाइल, जो सार्स फाइल मैंने यूज़ की है सीएसएस के बजाय। वैसे इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लिटिल बिट है। तो इसमें सार्स मैंने फाइल यूज़ किया है। दैन कंपोनेंट डॉट टी एस टाइपस्क्रिप्ट मैंने यूज़ किया है। मॉड्यूल इसमें यूज़ है। और इस इन और बस इनकी मदद से, और एक जेसन फाइल जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की है डिपार्टमेंट डॉट जेसन के नाम से, जो इंटरनल एपीआई आप बोलेंगे, मैं कहूँगी इंटरनल एपीआई है क्योंकि मैंने इसको गेट किया है। अच्छा, और ऑन इनट लेके इसको मैंने गेट किया डायरेक्टिव का यूज़ करके। ओके, और डिपार्टमेंट डॉट जेसन के अंदर मैंने ये डेटा मैंने सारा पास किया। डिपार्टमेंट, सेल, मार्केटिंग, एडमन, सीईओ और ऑनर, ये सारा मैंने डेटा इस डिपार्टमेंट डॉट जेसन के अंदर लिखा है। और ये किस तरह से हम गेट करेंगे, ये किस तरह से हमारे जो ये मैं आपको बताती हूँ कंपोनेंट डॉट टी एस, यहाँ पे ये मैंने इसको गेट किया है कि किस तरह से यूज़र फीडबैक ले सकता है कि हमारा ये फॉर्म प्रॉपर तौर पर वर्क कर रहा है। वो मैं आहिस्ता से आपको बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चलते हैं अपने डिज़ाइनिंग की तरफ, जो कि इस बॉडी को बनाने का, इस कंटेनर को बनाने का तरीका क्या है।
तो हमने किस तरह से बनाया, ओके इसको हम इस तरह कर लेते हैं ताकि आपको ठीक तरह से दिखाई दे। बहुत ज़्यादा हो गया, बस ठीक है। ओके हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंटेनर को रिप्रेजेंट किया। ओके इसको मैंने एक्चुअली मैंने इस टर्मिनल में बूटस्ट्रैप को ऐड किया है, ठीक है। बूटस्ट्रैप मटेरियल को आप उसको बूटस्ट्रैप को मटेरियल को ऐड करने का तरीका सिमिलर है जिस तरह आप एंगुलर मटेरियल यूज़ करते हैं, एनजी ऐड इंस्टॉल और एंगुलर मटेरियल, ठीक है। इस तरह बूटस्ट्रैप को भी ऐड करने का ये इसी तरह तरीका है। टर्मिनल में जाएंगे और एनजी ऐड बूटस्ट्रैप लिखेंगे, ठीक है। अब गूगल की मदद से उसकी कमांड देख सकते हैं कि किस तरह से हम टर्मिनल के अंदर बूटस्ट्रैप को रन करा सकते हैं, ठीक है। आप बूटस्ट्रैप को फिर उसकी स्टाइलिंग उसका जो भी कुछ है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि बूटस्ट्रैप को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। और बूटस्ट्रैप कैसे आप ओपन कर सकते हैं, उसकी चीज़ों को किस तरह आप गेट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने बगैर टाइम कंज्यूम किए हुए आप उसकी किस तरह से उसके मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर फ्रंट एंड के लिए, ठीक है। सो ये मैंने बूटस्ट्रैप की मदद से इसकी स्टाइलिंग भी किया, पैडिंग और मार्जिन ये एम्प्टी और पीटीओ टेक्स्ट इस तरह से, ठीक है। और इसमें बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल है फॉर स्टाइलिंग, इन विदन मैंने स्टाइलिंग का यूज़ किया। और ये मैंने बॉडी ये जो आपके सामने ये मैंने अलाइन आइटम सेंटर किया है, इस वजह से स्टार्टिंग से ये इस तरह बॉडी में आया हुआ है, ठीक। और ये फिर मार्जिन टॉप किया इसको, फिर एन जी इफ़ का मैंने इस्तेमाल किया कि ये मैसेज को डिस्प्ले करने का, ओके कि मतलब कि उसको सिर्फ डिस्प्ले करना है, ठीक है। ये एन जी इफ़ का मैंने इसको कॉल किया कंपोनेंट डॉट टी एस टाइप स्क्रिप्ट में इसको कॉल किया कि मैसेज को डिस्प्ले करना है। और ये प्रॉपर्टी जो मैंने उठाई डिस्प्ले मैसेज की और एन जी इफ़ ये डिस्प्ले करने का काम किया इसको, ठीक है। हैंडिंग दी मैंने कॉन्टैक्ट और अस की, और कॉन्टैक्ट अस का मतलब इसको स्पैम का नाम दिया कि ये इसलिए स्पैम का नाम दिया कि कॉन्टैक्ट का कलर और हो और अस का हमारा कलर उसका मैं और दूँ, डिफरेंट कलर मैं इसको दे सकूँ, तो इस वजह से मैंने इसको अलग अलग सेपरेट तरीके से लिखा है, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट अस है, ठीक। ये डिफरेंट कलर से के साथ मैंने इसको विदन ही इसको कलर दे दिया। और एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया और फॉर्म के बाद इसको ये मैंने बाइंड किया ताकि ये टीएस फाइल में इसको कॉल कर सकूं यूज़र फॉर्म के साथ, ठीक है। एनजी सबमिट और ऑन सेव यूज़र के साथ इसको कॉल किया। ये फंक्शन है जो हम टाइपस्क्रिप्ट में उसको यूज़ करेंगे कि ऑन सेव यूज़र, कि ये जो फॉर्म है हमारा ऑन सेव यूज़र जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर सेव हो जाए, ठीक है। और फिर हम इस फॉर्म को यूज़ करने से पहले हम इसकी जो एपीआई है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एपीआई को किस तरह से अब फॉर्म को क्रिएट करने का अब फॉर्म जब भी क्रिएट करेंगे एज फॉर्म नेम देंगे जब, ठीक है, फॉर्म बनाते वक्त, तो आप उसको एन जी मॉडल में एपीआई इंपोर्ट करेंगे बिफोर जो आप फॉर्म अगर एंगुलर मटेरियल से फॉर्म ले रहे हैं या अपने कोई भी आपका फ्रेमवर्क है वहाँ से आप फॉर्म गेट करें तो उसका एपीआई आप उठा के यहाँ एन जी मॉडल में ये ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में इंपोर्ट करेंगे, देन आपका फॉर्म डायरेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है ना वर्क नहीं करेगा, ओके। किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए जैसे मैंने इसमें मैट फॉर्म फील्ड ये मैंने इंपोर्ट किया, ओके। मैट फॉर्म फील्ड एक यहाँ इंपोर्ट करना होता है इंपोर्ट, और एक मैट फॉर्म फील्ड एक यहाँ, और मैंने रिएक्टिव फॉर्म जो कि बनाया है तो मैंने रिएक्टिव फॉर्म भी यहाँ इंपोर्ट किया, ओके। वो आप उठा सकते हैं और मैंने मैट इनपुट बटन का भी यूज़ किया, वो भी एपीआई गेट किया मैंने अपने एंगुलर मटेरियल से। इसके अलावा और इसके अलावा बस मैंने ऑलमोस्ट यही चूज़ किया और आहिस्ता सा जो चीज़ें मुझे चाहिए होती वो मैं फिर उसका एपीआई गेट करके यहाँ इंपोर्ट करके और इजीली मैं उससे इंटरेक्ट कर सकती हूँ, ओके। मुझको ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन आपका फॉर्म ये क्रिएट करेगा, वरना यूज़र फॉर्म जो हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब फंक्शन कॉल करते हैं तो ये कहता है कि हमें फॉर्म आई डोंट नो कि आपने फॉर्म क्रिएट किया है कि नहीं किया, मुझको फॉर्म का एपीआई चाहिए, देन आप मैं गेट कर सकता हूँ डायरेक्ट ये इनडायरेक्टली, वरना आपको एरर देगा, ठीक है। ये यूज़र फॉर्म मैंने क्लिक किया, यूज़र फॉर्म इज़ फॉर्म ग्रुप, देन ये फिर उस फॉर्म को अपलोड करता है, ठीक है, उस फॉर्म को गेट कर सकता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद मैंने रो ली, रो इनपुट की मैं बात कर रही हूँ, ये इनपुट ये जो ईमेल की इनपुट है
इस रो की मैं बात कर रही हूँ, इस पे हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, इस पे हम ओके इस टर्मिनल की ओके इसकी विड्थ मैंने बढ़ाई। और इसके बाद कॉलम और मैट फॉर्म फील्ड की बात की। मैट फॉर्म फील्ड भी आपको अपने फ्रेमवर्क के में मिल जाएगा, आप जो भी यूज़ करते हैं उसका एपीआई लेंगे, इंपोर्ट ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो आप मैट फॉर्म फील्ड को इजीली आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ इसकी स्टाइलिंग की है, आउटलाइन फॉर्म। और इसके अलावा मैट फॉर्म फील्ड के मैट लेबल जो है वो लेबल ईमेल को इंडिकेट करता है, जो कि हमने ईमेल को ये उमर ईमेल जो ऊपर लेबल है हमारा ओके इसके बाद ओके इसके बाद हम नीचे चलते हैं। ओके हम नीचे चलते हैं। नेक्स्ट में हमने पासवर्ड का यूज़ किया। ओके ये सिमिलर है, जिस तरह ऊपर मैंने ईमेल का लिखा है इसी तरह ये नीचे पासवर्ड का भी है। ठीक है, सिर्फ पासवर्ड का लेबल जो है ना वो उसमें मैसेज हमने पासवर्ड लिख दिया। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। और ये प्लेस होल्डर जो मैं लिखा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग इनपुट के अंदर लिखते हैं वो फॉर्म कंट्रोल नेम। फॉर्म कंट्रोल नेम हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम ये जो डेटा है ये पूरा हम गेट करने का तरीकाकार हमारा या तो एनजी मॉडल से होता है। ठीक है, हम जो चीज़ गेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर फॉर्म कंट्रोल नेम से होता है। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल नेम दो तरीक़ों से चीज़ें यूज़ किया जा सकता है। ये हमारा फॉर्म कंट्रोल हमने नेम लिखा है, देन इसने ईमेल को गेट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्म कंट्रोल नेम लिखा है तो ये पासवर्ड को इसने गेट किया। ठीक है इसी तरह जो भी इनपुट है ईमेल की इनपुट है, इनपुट में ईमेल में भी हमने फॉर्म कंट्रोल नेम हमने फॉर्म कंट्रोल लगाया ईमेल के साथ, और पासवर्ड के साथ हमने फॉर्म कंट्रोल नेम लगाया पासवर्ड के साथ ओके प्रॉपर्टी के साथ, ताकि हम उसको वहाँ पे गेट कर सकें। इसमें भी हमने इस पे फॉर्म कंट्रोल नेम नहीं लगाया, इसमें हमने सेलेक्ट जेंडर लगाया। ठीक है, प्रॉपर्टी जो कि हम बाइंड करेगा एनजी मॉडल हमारी वैल्यू को गेट करेगा। ठीक है तो हमने ये टीएस फाइल में डिस्प्ले किया, वहाँ आपको लेके जाऊंगी कि वहाँ मैंने किस तरह डिस्प्ले किया। ठीक है, हमको चाहिए था, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, पासवर्ड ये हो गया। अब हमें मेल और फीमेल की बात कर रही हूँ मैं, मेल और फीमेल जो कि हमारा सेलेक्ट जेंडर हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, जिसमें वैल्यू पास करेगा मेल और नेम जेंडर मेल, और ये हमने लेबल क्रिएट किया इनपुट। इसके अलावा फिर फीमेल, इसको भी हम सेलेक्ट जेंडर वहाँ पे एटीएस फाइल में हम उसको कॉल करेंगे एनजी मॉडल के साथ, ताकि ये हमें जो भी यूज़र क्लिक करेगा चाहे वो मेल पे करे या फीमेल पे करे तो एनजी मॉडल हमें बताएगा विद प्रॉपर्टी के साथ कि इस यूज़र ने ये गेट किया। तो हम कंसोल में फिर हमें ये पता चल जाएगा कि यूज़र ने क्या फीडबैक दी, उसने क्या इनपुट किया और हम तक वो आंसर पहुँच गया। और वरना एनजी मॉडल अगर नहीं लगाएंगे तो यूज़र कुछ भी पुट करता रहे मेल और फीमेल में, हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है तो इसमें ये एक चीज़ है। ओके इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो हमारा चूज़ डिपार्टमेंट। ठीक है, ये चूज़ डिपार्टमेंट जो हमने क्लिक किया, इसमें आप नॉन भी लिखेंगे, नन तो आप कुछ भी नहीं भी लिखना चाहते तो नन का ऑप्शन डाल सकते हैं, जो कि मैंने नहीं डाला। उसमें क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ एम्प्टी आ जाएगा, कुछ भी शो नहीं होगा। इस तरह कंसोल में भी आप जब पास करेंगे तो आगे फीडबैक जो जाएगा उसमें आपका ये नथिंग आएगा, और उससे पहले आपका ये आ जाएगा कि आपने फॉर्म कंप्लीट ही नहीं किया। ठीक है, अगर आप वैलिडेशन लगाते हैं उसके तो ओके सो इसके बाद ये हमारा लेबल, इसके बाद हमारा ये सिलेक्ट ऑप्शन जो कि चूज़ डिपार्टमेंट के नाम से मैंने इसको क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारा डिपार्टमेंट मैंने इसको क्रिएट किया। ये मेरा ये एरिया है, ये सेक्शन, ये पोर्शन, ये मैंने इसको डिपार्टमेंट के नाम से इंडिकेट किया, जिसमें इसमें फॉर्म कंट्रोल भी लगाया। ठीक है, ताकि इसको गेट कर सके। और इसके बाद लेबल लगाया, रिमेंबर मी। ठीक है, जेंडर चेक बॉक्स ओके ये अच्छा हम नीचे आ गए, ये ऊपर है ओके हम चूज़ डिपार्टमेंट, इसके बाद चूज़ डिपार्टमेंट आईडी, और ये फॉर्म कंट्रोल हमने चूज़ डिपार्टमेंट लिखा ताकि इसको भी गेट कर सके जो भी यूज़र पुट करता है सिलेक्ट करता है। ठीक है, और ऑप्शन में मैंने इसको सेल मार्केटिंग एडवांस सीईओ और ऑनर का को इंडिकेट किया। ऑनर ये सब मतलब इनको मैंने चूज़ किया, डिपार्टमेंट नेम को चूज़ किया। ठीक है, और एनजी फॉर लगाने का बेसिकली क्या मतलब है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि लूप क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब मैं इस तरह से आपको समझाऊंगी कि इसका क्या मतलब है। एनजी फॉर डायरेक्टिव है मतलब
कि आप सपोज़ कि आपको काउंटिंग लिखते हैं, ठीक है, विद डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, जितना आपके पास डेटा होगा, टेबल की मैं बात करूँ, टेबल पे आप जितना डेटा आप लिखते हैं, सपोज़ कि 5 तक लिखते हैं, ठीक है, तो आपकी अकाउंटिंग आप 1 लिखेंगे, लेकिन आपकी 5 डेटा है तो ये लूप क्रिएट करेगा और 5 तक जाएगा जहाँ तक आपका डेटा है, ठीक है, और वहीं तक ही जाएगा जहाँ तक आप तक का डेटा है, और डेटा बढ़ता रहेगा तो काउंटिंग ऑटोमेटिक लूप क्रिएट करेगी, यानी कि डेटा इंक्रीज होता रहेगा, इन्हेंस करता रहेगा। तो बेसिकली एनजी4 का मतलब ये है, ठीक है, विथ डेप्थ, इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, ठीक है, सिंगल वे डेटा बाइंडिंग, जो कि डेटा बाइंड करेगा कि जो भी यूज़र पुट करेगा वो हमें डेप्थ में डिपार्टमेंट नेम के नाम से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ये जितने भी नेम है, मार्केटिंग हो गया, सेल, एडमिन, सीईओ और ओनर, ठीक है, ये डेप्थ में हमारी वैल्यू चली जाएगी। ये इसको बाइंड करने का बेसिकली पर्पज़ ये है। नेक्स्ट में हमने चेक बुक्स क्रिएट किया, जो कि ये हमारा चेक बुक्स है, रिमेंबर मी, ये भी आप अपने जो आपका फ्रेमवर्क है वहाँ से चूज़ कर सकते हैं चेक बुक्स ऑटोमेटिकली डायरेक्टली, ठीक है, और लेकिन मैंने खुद ही क्रिएट किया, मुझे ज़रूरत नहीं थी वहाँ से लेने की, इस वजह से मैंने ये खुद ही ले लिया, इसको खुद ही लिख लिया। इसमें लिखना कोई मुश्किल नहीं था, चेक बुक्स आप लिखें, आपको थोड़ा सा समझ होनी चाहिए क्योंकि इसको कोडिंग करने का क्या तरीका कार है, तो आप लोग फिर खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको लिखने में इंसान को टाइम लगता है, फिर आप वो बंदा फिर वो फ्रेमवर्क का यूज़ करता है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। ओके, इसके बाद हम लास्ट में चलते हैं बटन पे। बटन पे मैंने उसको लाइन सेंटर कर दिया, वो स्टाइलिंग हम कुछ स्टाइलिंग हमने बूटस्ट्रैप की मदद से HTML के अंदर की, और कुछ हमने स्टाइलिंग CSS के सास के अंदर या CSS जो भी आप ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, उसके अंदर की, और हमने फिर ये सबमिट नाम दिया इसको। ओके, सो ये हमारा ये जो बॉडी है वो हमारी कंप्लीट होगी। तो स्टाइलिंग सास की तरफ चलते हैं, आपको ओवरव्यू दिखाते हैं। स्टाइलिंग करना मुश्किल नहीं होता, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मैं एक एक करके बताऊंगी तो वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग चली जाएगी, ठीक है। ये स्टाइलिंग है, और ये मैंने रिस्पॉन्सिव के लिए बनाया है, ठीक है, ये कि आपको कितना चाहिए मीडिया का, ये मैं फिर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इसका क्या मतलब है, और हम ये डिफरेंट इसकी क्राइटेरिया होती है, मतलब आपको कितना चाहिए रिस्पॉन्सिव के हिसाब से। आपकी वेबसाइट होती है या कोई भी वेबसाइट में अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म या किसी चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको फिर मीडिया का यूज़ करना पड़ता है, वो मैं किसी शॉर्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अभी चलते हैं अपनी TS फाइल यानी कि टाइपस्क्रिप्ट फॉर्म की तरफ, टाइपस्क्रिप्ट फाइल की तरफ। ओके, जिसमें हमने इंपोर्ट किया, जो हमने ऐप मॉड्यूल .ts में इंपोर्ट किया, ठीक है, फॉर्म को इंटरेक्ट करने के लिए, गेट करने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली। इसी तरह हम अपने टाइपस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर भी कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। ओके, टाइपस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं, जिसमें हमने ऑन इंडेंट, मैं बताऊंगी आपको क्यों यूज़ किया। HTTP क्लाइंट का हमने यूज़ इसलिए किया क्योंकि रिक्वेस्ट हम फेंक रहे हैं, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं किसी की तरफ, रिक्वेस्ट किसकी तरफ कर रहे हैं वो मैं आपको नीचे आके बताऊंगी, ठीक है। और राउटर खैर यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी राउटर की, मैंने राउटर लगा दिया। ओके, मैट फॉर्म फील्ड जो कि मैंने यहाँ ऐप मॉड्यूल .ts पे लगाया, वो मैट फॉर्म फील्ड यहाँ पे भी लगाते हैं, ठीक है, ताकि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके। इसके अलावा फॉर्म और कंट्रोल फॉर्म और वैलिडेशन हमने इसलिए लगाया क्योंकि ज़रूरत है, ठीक है। फॉर्म इसलिए लगाया क्योंकि ये फॉर्म है बाकायदा, ठीक है, और फॉर्म कंट्रोल क्योंकि वैलिडेशन, फॉर्म कंट्रोल नेम हमने जो कि HTML में लिखा था, ये फॉर वैल्यू को गेट करने के लिए, और वैलिडेशन हमने लगाया कि हमने फॉर्म यहाँ पे वैलिडेशन का यूज़ किया, इस वजह से हम चीज़ों को, इन तीनों को हमने एज ग्रुप में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये टाइटल कॉन्टैक्ट अस फॉर्म हमने लिखा, इसके बाद सिलेक्ट जेंडर, डिस्प्ले मैसेज, डिपार्टमेंट एनी और यूज़र। अच्छा, ये हमने टाइटल कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म, इस इनको कंस्ट्रक्टर के से पहले लिखने का ये मतलब है कि हमने इसको वैल्यू बाइंड करनी, ठीक है, हमने वैल्यू जो स्टोर होगी वो हम डिस्प्ले करेंगे, हमें चाहिए होगी, यूज़र फीडबैक देगा, तो वैल्यू को बाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे इस वजह से उन चीज़ों को यहाँ लिखा है जहाँ पे हमने वैल्यू को बाइंड करना है, ठीक है। हम वैल्यू जो हमें चाहिए वो हमने कंस्ट्रक्टर के ऊपर लिखी। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए, उसमें प्राइवेट राउटर हमने लगा लिया, खैर की ज़रूरत नहीं थी, वो मैंने लगाया। तो प्राइवेट HTTP क्लाइंट जो कि डेटा को गेट करेगा, मतलब डेटा को गेट करने का मतलब है हमने इंटरनल API का यूज़ किया, नॉट एक्सटर्नल। इंटरनल इन अ सेंस के मैंने department.json की एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, जिस
उसका डेटा हमने गेट करना है रिक्वेस्ट पेज का, ठीक है। ये डेटा हमारा होल है जो कि मैंने HTML में आपको बताया था कि हमने ये डिपार्टमेंट है, इसको हमने गेट करना है फीडबैक के लिए। हमने देखना है कि ये हमारा इंटरनेट पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैंने इसको भी चूज़ किया, ठीक है। ओके सो फिर इसके बाद फॉर्म में हमने वैलिडेशन लगाई, जिसमें यूज़र फॉर्म इज फॉर्म ग्रुप, जो कि हमने फॉर्म को ट्रिगर किया यूज़र फॉर्म और फॉर्म ग्रुप के नाम से, ठीक है, क्लास दी। उस ईमेल को हमने वैलिडेशन का नाम दिया हमने, क्योंकि रिएक्टिव फॉर्म वैलिडेशन के साथ ही होती है। तो ईमेल पे वैलिडेशन लगाई मैंने कि जब यूज़र ईमेल करेगा, सपोज जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वैलिडेटर लगाया, इस पे अगर हम @ लगाते हैं तो ये प्रॉपर वर्क कर जाता है। तो इस हिसाब से इसका मतलब है वैलिडेशन, ठीक है। पासवर्ड वैलिडेशन लगाई मैंने, और टर्म एक्सेप्टेड, चूज़ डिपार्टमेंट और सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। इन सब पे वैलिडेशन, सेलेक्ट जेंडर हमने सिर्फ ईमेल पे वैलिडेशन और पासवर्ड पे लगाई है, बाकी इस पे हमने नहीं लगाई, ठीक है। इसके अलावा यूज़र सेवर, ये हमने बटन ट्रिगर करने के लिए किया यूज़र सेवर, ठीक है, कि हम जो भी यूज़र इसको गेट करेगा ईमेल पासवर्ड, कोई भी फीडबैक देगा, ठीक है, फॉर्म को कंट्रोल, फॉर्म के अंदर कुछ भी यूज़र कुछ लिखता है, ठीक है, वो हम ऑन सेव यूज़र के अंदर चला जाएगा। यानी कि ऑन सेव यूज़र का मतलब बटन को ट्रिगर करना है, बटन के ऊपर क्लिक करना है, देन क्लिक करेगा तो हमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, मीन उसका फीडबैक मिलेगा कि आया हमने उसने फॉर्म ठीक तरीके से सबमिट किया, ठीक तरीके से फॉर्म को फिलअप किया या नहीं किया, ये इस हिसाब से इसका ये मतलब है, ठीक। और इफ़ का मैंने इसलिए से यूज़ किया कि वो फॉर्म कंप्लीट किया, वैलिड है वो फॉर्म या नहीं वैलिड है, ये इसका ये मतलब है, जिसमें मैंने लिखा है दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैलिड, ठीक है। और फिर कंसोल करेंगे यूज़र फॉर्म इज़ वैल्यू, फिर उसकी वैल्यू पास हो जाएगी, हमें वो वैल्यू पूरी मिल जाएगी, ठीक है, अगर तो वो वैलिड हुई। और अगर नहीं वैलिड हुई तो अलर्ट में हमें सबमिट सक्सेसफुली मिलेगा। ये यहाँ तक इफ़ का यहाँ तक पूरा है, ठीक है। इसके बाद एल्स हमने लगाया कि अगर बिलफर्ज स्टूडेंट ने या किसी यूज़र ने का जो फॉर्म है वो वैलिड नहीं है, तो हम एल्स का इस्तेमाल करेंगे कि वो उसको अलर्ट पास करे कि यूज़र अपना फॉर्म चेक करे और रीट्राई अगैन उसको फॉर्म को फिलअप करे, ठीक है। कुछ यूज़र होते हैं जो फॉर्म में मिस्टेक कर देते हैं, कुछ चीज़ रह जाती है, तो अलर्ट के साथ हम उसको ये पास करते हैं कि आपने फॉर्म गलत किया है, फिलअप ही नहीं किया, ठीक तरीके से फिलअप करें। तो इफ़ एल्स का हमने इसलिए इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है। ऑन इनट का मतलब है, ऑन इनट ये गेट करते हैं, जब हम गेट करते हैं तो इस वजह से हम ऑन इनट ये इसको ऑन इनट का लाइफ साइकिल हुक जो होते हैं ये उसमें डायरेक्टिव का यूज़ है, ठीक है, इसको ये बोला जाता है ऑन इनट। उसमें और भी कैटेगरीज आती हैं, उसमें और भी चीज़ें आती हैं, डायरेक्टिव्स आती हैं, लेकिन उसमें हमने ऑन इनट का यूज़ किया क्योंकि हमने इसमें डेटा को गेट करना है, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट भेज के डेटा को गेट करना है, तो हमने रिक्वेस्ट किस तरह से भेजी, दिस डॉट लोड डिपार्टमेंट, जिस तरह ये हमने डिपार्टमेंट के कंपोनेंट बनाए हैं, और इसमें डिपार्टमेंट डॉट जेसन का लोड डिपार्टमेंट डॉट जेसन, एक्चुअली इसको हमने गेट करना है, ठीक है, इसको हमने लोड करना है। और इसको किस तरह से हमने लोड किया, इसके डेटा को हमने गेट किस तरह से किया, जो कि इसके अंदर ये मैंने पास आउट किया। इसको गेट करने का तरीका है कि दिस डॉट HTTP, इस HTTP के लिए हमने आपको पहले बताया था कि ये हमने इसलिए HTTP लगाया कि हमने डेटा को रिक्वेस्ट भेज कर उस डेटा को गेट करना है, ठीक है। सो इसके असर्ट डिपार्टमेंट डॉट जेसन, असर्ट इसलिए क्योंकि असर्ट के अंदर हमारा ये डिपार्टमेंट डॉट जेसन मैंने फाइल क्रिएट की, इस वजह से अलर्ट का यानी कि लोकेशन का उसको साइन देंगे, लोकेशन उसको देंगे कि हमने फ़लाँ से ये चीज़ गेट की है। डॉट सब्सक्राइब वो डेटा को गेट करेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर कंसोल हमने किया, ये पूरा फंक्शन है। इसके बाद कंसोल किया, डिपार्टमेंट फेच सक्सेसफुली, देन कंसोल पास आएगा कि आपने प्रॉपर मतलब फॉर्म बना लिया है, ठीक है। इस हिसाब से अभी मैं आपको लेके तब चलती हूँ कि हमने इस जो लोड डेटा है इसको हमने ये जो डेटा है हम अपने फॉर्म के अंदर किस तरह से गेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको गेट किया या नहीं किया, ये फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, हम ये हमें फॉर्म में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। इस फॉर्म पे जाने से पहले हम इसको डिबगर का नाम देंगे, और डिबगर का नाम क्यों देंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम डेटा गेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अभी हम कंट्रोल सेव करते हैं इसको, डिबगर लगा के, डिबगर का मतलब एक्चुअली यही होता है। अभी हम जाएंगे, ये कंट्रोल सेव होके
थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। इंस्पेक्ट पे जाएंगे इसके बाद। ठीक है, अब ये हमारा डिबगर काम कर गया। ठीक है, थोड़ा सा सर्वर स्लो चल रहा था इस वजह से। ओके, डिबगर लगाने का ये मतलब है, अब ये डिबगर आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो लोड डिपार्टमेंट है उसके अंदर डेटा पास हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा डेटा आ गया। ठीक है, मैं आपको ठीक तरीके से बताऊं कि किस तरह से हमने डेटा को गेट किया, यानी कि हमारा फंक्शन कॉल हुआ या नहीं हुआ। इस हिसाब से आप कुछ भी रिएक्टिव फॉर्म में आप कुछ भी ऐड करके डेटा को गेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल एपीआई का यूज़ करके भी आप ये देख सकते हैं। मैंने सिर्फ एज इंटरनल एपीआई का यूज़ किया। आप खुद ही फाइल क्रिएट करके कि मैं फ़लाँ चीज़ें इसके अंदर सबमिट करना चाहती हूँ, तो आया ये मेरा एपीआई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और मुझे जो चीज़ चाहिए थी तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ये इस तरह से इंटरनल एपीआई का यूज़ किया। आप एक्सटर्नल एपीआई का यूज़ करके जिस तरह मैंने डिपार्टमेंट डॉट जेसन लिखा है, आप एक्सटर्नल एपीआई या इंपोर्ट करके विद एपीआई की, तो आप वो डेटा भी गेट कर सकते हैं थ्रू दिस फंक्शन यूजिंग। ओके, सो फिर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी देखिए ये मेरा वर्क कर रहा है। ठीक है, सेल, मार्केटिंग, एडमिन, सीईओ और ऑनर, ये सारा जो मेरे ने डिपार्टमेंट चूज़ किए थे, डिपार्टमेंट मैंने अपने फाइल जो क्रिएट किया था सेपरेट डिपार्टमेंट डॉट जेसन के नाम से, वो डेटा यहाँ पास आउट हुआ या नहीं हुआ वो मेरे पास आए। आप इसके अंदर कुछ भी मज़ीद लिख सकते हैं, मैंने एज डिपार्टमेंट के नाम लिखे। सो इसका मतलब ये कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है और ये हमने गेट कर लिया यूज़र फीडबैक। ठीक है, ये इस तरह से वर्क करता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ये समझ आया होगा, और इससे मतलब आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और रिएक्टिव फॉर्म विद सबमिशन के साथ, एंड आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा ये फंक्शंस जितना भी है। और इसमें ज़्यादा इसमें मुश्किल तो नहीं है। इसमें कुछ फाइल्स हैं जो आपको यूज़ करनी होती हैं, जो कि मेरे आपके सामने आप मॉड्यूल डॉट ई एस, कंपोनेंट डॉट ई एस, टाइप स्क्रिप्ट्स हैं जो सेपरेटली अलग से हैं, और एक जेसन डिपार्टमेंट असर्ट है। तो इसमें आप इमेजेस का यूज़ करेंगे तो तभी आप असर्ट के अंदर इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका फोल्डर क्रिएट होगा और इमेज लगा सकते हैं। अगर इसका एनिमेशन देनी है तो वो भी बहुत एनिमेशन दे सकते हैं। तो उसमें चंद एक फ़ाइल का यूज़ होता है, इसको इन फाइलों का यूज़ करके मैंने अपना रिएक्टिव फॉर्म बनाया है। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके न्यू प्रोजेक्ट के साथ, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप ये इनिशियल जो एज अ बिगिनर है उनके लिए, जब उनको प्रोजेक्ट समझ नहीं आते, वो एज अ बिगिनर सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको बताऊंगी कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ बता के बना के कि आप आहिस्ता आहिस्ता सीख सकें, फिर आप बाद में प्रोजेक्ट बना सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। ओके, टिल देन, बाय बाय।